हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहित कुमार सिग्मा गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, सीटेट का एग्जाम में अब बहुत कम समय रह गया है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने डेली एक सीटेट सुपर 30 बैच स्टार्ट किया है, जिसकी आज हम लोग 8वीं क्लास करने जा रहे हैं। और बच्चों, इस बैच का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि एग्जाम टाइम जब बिल्कुल नजदीक हो तो हमें एक लास्ट पुश चाहिए होता है कि हम पूरे कोर्स को जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज कर लें। अब आप लोग भी रिवाइज कर ही रहे होंगे, लेकिन हमने भी सोचा कि पढ़ाने के साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दी जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो बच्चों, यही हमारी सीटेट सुपर 30 के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम रोज रात को 9 बजे आपको 10 बजे रोज रात को हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं 30 सवाल सीटेट के। और उसी में आज जो है बच्चों, मैं आपको ईवीएस के 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, और ये 2 मिनट बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 मिनट आपके लिए। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। बच्चों, ईवीएस जैसा कि आप जानते हैं, ईवीएस क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि जनरल नॉलेज, ये जीके है। अब एक बात तो क्लियर है कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में रिपीट हो जाए, क्योंकि जीके की बच्चों कोई लिमिट नहीं होती और टीचर एक लिमिट में ही पढ़ा सकता है। तो यहां पर इस सब्जेक्ट में स्पेशली ईवीएस के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 तो पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे। पेडागोजी तो बच्चा कर लेता है, लेकिन जो 15 कंटेंट के ईवीएस में क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैं आपको एक बात स्पेशली बता रहा हूं। मान लीजिए कि हमने आपको दिसंबर, जब तक आपका पेपर है, ईवीएस की 5 या 7 क्लास कराई। अब उसमें हम आपको 150 क्वेश्चन ही करा पाएंगे, लेकिन 3rd, 4th और 5th क्लास की जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें तो अनगिनत क्वेश्चंस हैं। अब जरूरी तो नहीं कि ये जो 150 क्वेश्चन हमने आपको कराए उसी में से सारे क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन बच्चों क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जरूर आ सकते हैं। तो आज जो 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैं उनके आंसर तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक काम क्या करना है, आपको अपनी ईवीएस की एक नोटबुक बनानी है। और उस नोटबुक में, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, तो उस क्वेश्चन में मैंने उसका आपको आंसर बता दिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया। लेकिन जीके आपको तभी आएगी जब आप अपने आप भी उस चीज को खोजेंगे, उसमें ड्रिल करेंगे। ड्रिल प्रैक्टिस नाम का एक शब्द भी होता है पेडागोजी में, कि जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जीके में आप बच्चों ध्यान रखना, ईवीएस में ये 30 क्वेश्चन नहीं, ये 30 कंसेप्ट हैं। और क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर सकते, तो मैं एक क्वेश्चन पर 10 मिनट तक डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन, उसका आंसर बताऊंगा, थोड़ा बहुत जो बातें जरूरी होंगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में कुछ बातें छिपी हुई हैं, जिसको आप या तो ईवीएस की जो 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक है वहां से हेल्प लेके उन बातों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर गूगल, द सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड द सोर्स ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन, गूगल पे जाके भी आप वो क्वेश्चन लिख के या उस क्वेश्चन के बारे में लिखकर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और बच्चों, ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन बदल के आ सकता है। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ईवीएस में अगर आप ये सोचोगे कि सारा पेपर यहीं से उठ के आ जाएगा, तो आप फिर गलत फहमी में हैं। वो गलत फहमी को ही मैंने पहले दूर किया, इसीलिए कहा था कि 2 मिनट आपके लूंगा। तो बच्चों, जो मैं पढ़ाऊं सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन बदल के आएगा, लेकिन इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप हर क्वेश्चन पे काम करना, और अपनी नोटबुक में मैंने एक क्वेश्चन के बारे में अगर एक बात बताई, तो आप उसके बारे में 5 बातें और लिखना, और फिर देखना कि ये 30 और जितनी भी टोटल हमारी ईवीएस की क्लास होंगी, मान लीजिए कि हमने 150 क्वेश्चन किए, वो 150 क्वेश्चन को आपको 5 गुना करना है, यानी कि 750 लाइंस, बातें अपनी नोटबुक में नोट करनी है। अगर आपने ऐसा किया तभी आप ईवीएस में नंबर ला पाएंगे, वरना आपको ये लगेगा कि ये क्लास तो वेस्ट हो गई, क्योंकि सेम क्वेश्चन जीके में कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं उस कंसेप्ट पे बात करूंगा, और मैं बोलता चलूंगा हर क्वेश्चन में कि क्या चीज को आप पढ़ाई कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह भगवान का नाम हमेशा पहले ले। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आज का पहला सवाल है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया। ब्लड टेस्ट इज डन टू व्हाई। यानी जो डॉक्टर है वो मरीजों के खून की जांच करने की सलाह देते हैं जब मरीजों को क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया जब होता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपने खून की जांच कराइए। तो वो जो खून की जांच है वो किस लिए होती है? अब ज्यादातर बच्चे यहां पर आंसर लगाएंगे हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन, पहली बात तो हेमोग्लोबिन होता क्या है? हमारे खून का रंग जो लाल है वो हेमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। और ये हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे खून में प्रोटीन का काम करता है। तो हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से मलेरिया नहीं होता, याद रखिएगा। मलेरिया जब आपको होता है तो ब्लड टेस्ट किस लिए कराया जाता है? टू चेक द माइक्रोब्स इन ब्लड, यानी कि खून में रोगाणुओं की जांच करें। मतलब हमारे खून में कोई कीटाणु तो नहीं घुस गए हैं, उसकी चेक करने के लिए हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो हेमोग्लोबिन इसका आंसर नहीं होगा। हेमोग्लोबिन तो ब्लड में प्रोटीन का काम करता है और हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो खून है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो ब्लड टेस्ट होता है मलेरिया में वो क्यों चेक किया जाता है? टू चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड। अब आपको पढ़ना है इस बारे में। मलेरिया एक डिजीज यहां पर आई। आपको मालूम है मलेरिया कौन सी डिजीज होती है? क्या बैक्टीरियल होती है? अब ज्यादातर बच्चे आंसर लगाएंगे मलेरिया जो डिजीज है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से। नहीं। क्या मलेरिया वायरस से होती है? नहीं। जो मलेरिया है बच्चों वो किससे होती है? पैरासाइट से। याद रखना, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है या पैरासाइट डिजीज है। तो मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होती है, ना वायरल है ना बैक्टीरियल है। तो आपको मलेरिया और भी जो दो चार खास बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, जैसे टाइफॉइड है, जैसे कॉलरा है, हैजा, चेचक, ठीक है, डेंगू है, अभी कोरोना बहुत बड़ी बीमारी आई थी। तो 5-7 ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ी कॉमन है और वो छोटी बच्चों की क्लासेस में बताई भी जाती हैं, 3rd, 4th, 5th क्लास में। तो आपको एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिलेंगी। डिजीज का अलग से वहां पर चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर की जो खास बातें हैं उसको आप लोग पढ़ लेना कि किस बीमारी, कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, उसमें कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हाइव्स। यानी मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसके बारे में कुछ बातें आपको दी है, आपको उनमें से सही बातों को पहचानना है। तो पहली बात है, हनी बीज लिव इन बी हाइव्स। एवरी बी हाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स। यानी हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। और यह बात बिल्कुल सही है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जिसे क्वीन कहा जाता है। तो ये बात ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स बीज। उसमें बहुत कम मेल बीज होते हैं। तो ये बात गलत है। ऐसा कुछ लिखित नहीं है कि मेल कम होंगे फीमेल ज्यादा होंगी, कितने भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज हु वर्क ऑल द डे इन मेकिंग एंड द हाइव एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द बेबी बीज। ये भी बिल्कुल गलत है कि सारी जो फीमेल बीज हैं, जो फीमेल मधुमक्खी है वो काम करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती है। और आपको पता ही होगा कि मधुमक्खी का काम क्या होता है, वो पौधों से पौधों का खून चूसती है जिसको नेक्टर कहते हैं। उसी से शहद फिर वो बनाती है और उसी शहद को हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर होगा चौथा वाला भी ठीक होगा। द वर्कर बीज, जो भी काम करने वाली बीज हैं, फ्लाई अराउंड द लीची फ्लावर्स। जो लीची के पौधे होते हैं उसके चारों तरफ वो घूमती है और घूम के क्या कलेक्ट करती है? नेक्टर फॉर हनी, शहद के लिए नेक्टर कलेक्ट करती है। तो ये वाली बात भी ठीक है और ये बात ठीक है, ये दोनों गलत हैं। तो ए और डी यानी कि ऑप्शन 4 ये हमारा काम होगा। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और मधुमक्खी जो अपना फ्लावर है लीची का, उसके चारों ओर से नेक्टर को कलेक्ट करके उसके लिए फिर उससे हनी बनाती है। वही शहद फिर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगेन दूसरा टॉपिक आपके सामने क्या आया? मधुमक्खी, हनी बीज।
कि बीज क्या क्या काम करती है, क्या चीजें हमें मिलती है बीज से, बीज के बारे में आपको स्टडी करनी है। और बाकी जो 2-3 मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बाय बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज अ पेक्यूलियर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। पक्षी प्रेमियों ने देखा है कि यहां पक्षियों की एक अनोखी प्रजाति पाई जाती है। नर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाता है और मादा पक्षी सभी घोंसलों को देखती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है, तय करती है कि वह किस घोंसले में अंडे देगी। यानी एक ऐसा पक्षी है जिसमें जो मेल है वो तो घर बनाता है और जो फीमेल है वो सभी घरों को चेक करती है। उन घर से मेरा मतलब है घोंसला। जो मेल है वो घोंसले बनाता है और जो फीमेल है वो सभी घोंसलों को चेक करती है, फिर जो उसे बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, उसे चुन के और फिर वहीं पर वो अंडे देने का काम करती है। तो ऐसा कौन सा बर्ड करता है? तो बच्चों ये बर्ड का नाम है वीवर बर्ड। देखो नाम से भी क्लियर है, वीवर, वीविंग का मतलब होता है बुनना। तो ये जो पक्षी है वीवर बर्ड, ये अपना जो घोंसला है वो खुद ही बुनता है। ठीक है। इसके अलावा एक बर्ड दिया हुआ टेलर बर्ड। तो टेलर क्या करता है? स्टिचिंग, यानी सिलता है। तो जो टेलर बर्ड है ये क्या करता है? पत्तियों को आपस में सील कर उन्हीं से अपना घोंसला बना लेता है। तो जो टेलर बर्ड है वो अपना जो घोंसला है उसको स्टिच करता है, ये बुनता है, वीव करता है। उसके बाद एक है इंडियन रॉबिन। इसका जो घोंसला है वो अलग अलग जगह पर होता है। इंडियन रॉबिन, याद रखना, इसका घोंसला अलग अलग जगह पर होता है। कभी पहाड़ों, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पहाड़ होते हैं या पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में छेद करके बना लेगा, या फिर किसी पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बना लेगा। तो इसका जो घोंसला है वो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जगह पर पाया जाता है। और लास्ट में है सनबर्ड। इसका जो घोंसला है वो पर्स की शेप का होता है और जिसमें मकड़ी के जाले भी ये यूज करता है और बाकी पत्तियां वगैरह, इनकी टहनियां, ये छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल करता है। तो टेलर बर्ड, देखो टेलर स्टिचिंग करता है, तो टेलर बर्ड का घोंसला कैसा होता है? वो खुद स्टिच करता है, अपने आप उसको सील के बनाता है। वीवर बर्ड का घोंसला वो क्या कैसे करता है? बुनता है। और इंडियन रॉबिन का घोंसला अलग अलग जगह पर बनता है, पहाड़ में भी हो सकता है, किसी दीवार में भी हो सकता है, और किसी जो है पेड़ में भी होल करके वो बना लेता है। और लास्ट है सनबर्ड। सनबर्ड का जो घोंसला है वो पर्स की शेप का होता है, जैसे लेडीज पर्स होता है ना, ऐसे पर्स के जैसा दिखेगा, बीच में उसमें जगह होगी जिसमें वो रहता है। बाकी ये तो खाली मैंने इनके घोंसलों की बात की। इन बर्ड के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इनके घोंसले, ये खाना कैसे खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या करते हैं, सभी आपको इन बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। आज वीवर बर्ड के बारे में पूछा है, क्या पता कल को टेलर बर्ड के बारे में पूछ लिया जाए या सन बर्ड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अबाउट 47 years ago, some of the earliest cities flourished ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। सिंधु नदी पर 4500 साल पहले कोई शहर बसा हुआ था। यह बात बिल्कुल ठीक है, किताब में लिखी हुई है। सिंधु नदी के किनारे जो शहर हैं वो लगभग 4-5 हजार साल पुराने हैं। दूसरी लाइन है, अबाउट 15 years ago cities developed on the गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं वो लगभग 1500 साल पुरानी है। तो यह बात गलत है। गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये चीजें प्रूवन है, साइंटिस्ट ने ये बात प्रूफ की हुई है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो आंसर होगा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, पोचमपल्ली इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर साड़ी। ब्राइट कलर मतलब जो थोड़े से ज्यादा चमकते हैं, ज्यादा चटक कलर जो होते हैं, उस कलर की साड़ियां बनाई जाती है किसमें? पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। अब आपसे पूछा है ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? तो बच्चों ये जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है ये तेलंगाना में है। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहां आपको क्या पढ़ना है कि किस शहर की कौन सी चीज फेमस है। जैसे बनारस की साड़ियां फेमस है, जैसे केरला की साड़ियां फेमस है, ठीक है ना, साउथ साइड में। उसके अलावा नागपुर का संतरा फेमस है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब आप, मैंने बोला आप 3rd, 4th और 5th, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की जो
ईवीएस की किताबें हैं, जब आप उनको पढ़ोगे तो बड़ी सीक्वेंस के साथ वहां सारी चीजें दी हुई है। अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेनली मैंने बताया कि एक साड़ी कहां की फेमस है, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। तो साड़ियों और कहां कहां साड़ियां मिलती है फेमस, जैसे बनारसी साड़ी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से संतरे कहां के फेमस है, पेठा कहां का फेमस है। तो कोई भी ऐसी चीज लिख देगा और पूछ लेगा ये किस सिटी से या किस स्टेट से बिलोंग करती है ये चीज। तो जब आप भारत के राज्य और राज्यों की खास बातों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसी काफी चीजें मिलेंगी और ये सीधी सीधी आपके एग्जाम में आ जाएगी। तो एक काम आप जरूर करें, 3rd, 4th और 5th क्लास की जो ईवीएस की बुक है, एक बार उसको रीडिंग कर ले। रीडिंग भी कर लोगे तो पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, आपको एग्जाम में ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि आंसर क्या था, ठीक है ना। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन बुक्स को एक बार रीडिंग कर ले बस। और इतनी पतली होती है कि एक किताब को एक दिन में आप आराम से रीड कर सकते हो। एक दिन 3rd, एक दिन 4th और एक दिन 5th, इसको एक बार पढ़ के खत्म कर दीजिए और देखना लगभग 15 में से 13-14 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं बोल रहा हूं उस पर मेहनत करेंगे, क्योंकि जीके की क्लास में टीचर जो है एक लिमिट में ही आपको पढ़ा सकता है, स्पेशली तब जब एग्जाम नजदीक हो। तो यहां हम लोग केवल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं कर सकते। हां, एक बात मैं आपको बता दूं जो कि मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, मैं अभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि फिर बच्चे उसी क्लास के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन चलिए क्योंकि मैंने बोल दिया तो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग एक ईवीएस की, स्पेशली ईवीएस की एक मैराथन क्लास लेंगे, जो कि एग्जाम से करीब करीब 1 वीक प्रायर, एग्जाम से एक हफ्ता पहले हम ये क्लास प्लान करेंगे, जिसमें हम लोग एक ही क्लास में, और बच्चों ये हर सब्जेक्ट की हम एक क्लास लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैथ्स की एक क्लास, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हम हर एक सब्जेक्ट की एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम आपको उस पूरे सिलेबस का रिव्यू कराएंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में हम रिवाइज कराएंगे। तो ये काम भी हम लोग करेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ एक क्लास भी हम आपको देंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रादेशिक राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही है। मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है और बिहार नहीं है। तो बाकी 3 आंसर हो ही नहीं सकते। वैसे हरियाणा से पंजाब भी लगता है, लेकिन क्योंकि पंजाब वाले ऑप्शन में बिहार दे दिया तो ये नहीं होगा। यहां भी पंजाब वाले ऑप्शन में बिहार दे दिया, ये नहीं होगा। और मध्य प्रदेश भी हरियाणा से नहीं लगता। तो आंसर हम क्या देंगे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों हरियाणा से लगते हैं। तो जब आप भारत के मानचित्र को पढ़ेंगे तो आपको इन बातों का पता लगेगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो राज्य किस किस राज्य से घिरे हुए हैं। कुछ राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं, कुछ जो है वो सेंटर में है, कुछ ऊपर हैं, कुछ साउथ में है, नॉर्थ में है। तो आपको मैप को, मानचित्र को अगर आप पढ़ोगे तो आराम से ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैप को भी आप स्टडी करिए कि भारत में क्या है, कितने राज्य हैं, उन राज्य में क्या भाषा बोली जाती है, उन राज्य के फेमस फेस्टिवल कौन से है, डांस कौन से हैं, ये सारी बातें आप पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी अपनी मादा कीड़ा को ढूंढ सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स which can recognized by their males by smell। और वो मेल्स जो पहचान लेते हैं उसका कारण क्या है? जो मादा कीड़ा है वो एक फेरोमोन नाम का स्मेल छोड़ती है, जिसकी वजह से वो उन्हें पहचान लेते हैं। तो दोनों ही ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। जो सिल्क वॉर्म है, रेशम का जो कीड़ा है, वो अपनी फीमेल यानी कि मादा कीड़ा को बहुत दूर से, किलोमीटर दूर से पहचान लेता है स्मेल से। और वो स्मेल किस वजह से होती है? वो फेरोमोन्स की वजह से वो स्मेल होती है, क्योंकि जो मादा कीड़ा है वो इस फेरोमोन जैसी स्मेल को रिलीज करती है, जिस स्मेल से उसे पहचान लिया जाता है मेल कीड़े के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट,
Ravi took some water in a glass. He puts a lemon in it. Then he keeps adding a lot of salt into the water, half a spoon at a time. After some time he notices that. देखो, रवि ने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें नींबू डाला, फिर उसमें नमक डाला. कुछ देर बाद क्या होगा? क्या नींबू पानी में डूब जाएगा? नहीं. क्या नींबू पानी में तैरेगा? बिल्कुल. क्या नींबू है वो पानी में फूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. और क्या नींबू पानी के ग्लास में बीच में ही रह जाएगा? ऐसा भी नहीं है. नींबू जो है वो फ्लोट करता है. आप कभी भी, ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, एक ग्लास पानी में आप नमक डाल दीजिए और उसमें नींबू डालिए, नींबू जो है वो ऊपर आपको तैरता हुआ दिखाई देगा. तो लेमन फ्लोट्स इन वाटर. छोटा बच्चा भी इस बात को बता सकता है. अगर कभी भी आपने नींबू पानी पिया है तो बड़े आराम से ये बात आप समझ जाएंगे. नेक्स्ट, Which of the following sets depicts the themes of EVS at primary level? प्राथमिक स्तर पर EVS के विषयों को दर्शाता है. देखिए, प्राथमिक स्तर पर EVS के टोटल बच्चों 6 विषय हैं. सबसे वो 6 कौन कौन से हैं? फैमिली, मतलब टोटल 6 है. फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू. ठीक है, टोटल ये 6 है, जिसमें से प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? ये 3 है, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू. तो ईवीएस में टोटल अगर थीम की बात की जाए तो टोटल कितने थीम्स हैं? 6. फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू. इन 6 थीम्स में से 3 थीम प्राइमरी लेवल पर ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं, जो कि शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू. तो ये अपना आंसर होगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल बरूनी इज नॉट ट्रू? देखिए, अल बरूनी जो है वो 1017 ईस्वी में भारत आया था. ठीक है, और वो कहां से आया था? यहां दिया ही हुआ है, उज्बेकिस्तान से आया था. उज्बेकिस्तान से अल बरूनी भारत आया था और भारत में आके उसने भारत की ज्योग्राफी, भारत का कल्चर, इन चीजों को काफी स्टडी किया. तो अब अल बरूनी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है वो हमें बतानी है. तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ये बात ठीक है. वो 1000 साल पहले आया था, बिल्कुल सही है, 1017 में आया था. He did not write anything about, ये पाउंड्स नहीं होगा, एक्चुअली इट इज पॉन्ड्स होगा, कुछ नहीं लिखा. और he has praised the making of ponds in India. तो ये बात भी सही है, ये गलत है, क्योंकि जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब हैं, वो किस में आते हैं? भारत की ज्योग्राफी में. और अल बरूनी ने भारत की ज्योग्राफी, भारत का कल्चर, भारत का राजनीति शास्त्र, सब कुछ उसने स्टडी किया था. भारत के बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी वो करके गया था. तो उसने पॉन्ड के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, ये बात गलत है. अगर ज्योग्राफी को उसने स्टडी किया है तो भारत के जो तालाब हैं उसको भी उसने जरूर स्टडी किया होगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी. बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम. ये बात सही है, बोरा चावल असम में पाया जाता है. पैडी ग्रोज वेल इन क्लेली सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. और जो चिकनी धान जो है वो चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, ये बात भी सही है. दोनों ठीक. चावल, बोरा चावल असम में पाया जाता है, ये बात सही है. और जो पैडी है वो कहां पाया जाता है? चिकनी मिट्टी में. बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसको उगने के लिए, ग्रो करने के लिए. तो अगेन यहां पर एक ने आपने क्या चीज देखी? राइस. तो राइस के बारे में आपको पढ़ना है. अभी और भी कई टाइप के राइस होते हैं, एक और क्वेश्चन अभी राइस पे आएगा, वहां पर मैं आपको 2-3 और राइस के बारे में बताऊंगा, और उससे ज्यादा आपको खुद पढ़ना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस? तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, यानी डेंसिटी क्या होती है? घनत्व.
मास होता है वजन, द्रव्यमान या वजन समझ सकते हैं, और वॉल्यूम होता है आयतन, कितनी जगह को उसने घेर रखा है, स्पेस। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी घनत्व कितना दे रखा है 12, वॉल्यूम दिया हुआ है 3, तो 12 गुणा 3 ये मास आ जाएगा या द्रव्यमान आ जाएगा, तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घड़सियर लेक इज नॉट ट्रू? किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड, ये बात सही है। जैसलमेर के राजा ने इसको बनाया था, 650 साल पहले बनाया था। इसमें 9 लेक्स हैं, ये आज भी यूज में है, ये बात गलत है। अभी जो घड़सीसर लेक है या जो झील है, अब वो इस्तेमाल में नहीं है, वो खाली है, सूखी हुई है। लेकिन उसमें 9 लेक्स थे, 650 साल पहले, करीब 1500 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था, और किंग घड़सी के नाम पे ही इसका नाम घड़सीसर लेक है। तो पहली 3 बातें ठीक है, चौथी गलत है। नेक्स्ट, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स, ये बात ठीक है। जो सी लेवल है वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, और जो हाई एल्टीट्यूड, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी बहुत देर में उबलता है, आग देर में लगती है, खाना देर में पकता है। तो एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर इंक्रीजेस, नहीं, यहां बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तभी तो खाना देर में पकता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो खाना तो और जल्दी पक जाएगा। तो पहले वाला सही है, दूसरा गलत है। दैट मीन्स ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। Rama plays cricket with his friends every evening. Which energy does he use to play cricket? जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? सोचने की जरूरत ही नहीं है। मस्कुलर एनर्जी, साउंड एनर्जी कोई लेना देना नहीं, लाइट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी नहीं। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारी मसल्स यूज होती है, हमारे हाथ पैर यूज होते हैं, हमारी पूरी बॉडी यूज होती है। तो जब भी हम कोई गेम खेलेंगे तो मस्कुलर एनर्जी का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, When we burn fuel, जब हम आग जलाते हैं या ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें दोनों चीजें मिलती है, हीट और लाइट एनर्जी। जब भी हम फ्यूल जलाते हैं तो हमें गर्मी भी मिलती है और हमें लाइट भी मिलती है। तो ये दोनों ही चीजें आंसर होंगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस? देखिए, चावल के बारे में एक और सवाल आ गया। असम में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की कि एक चावल होता है, दैट इज बोरा राइस। इस बोरा राइस को ही क्या कहा जाता है? स्टिकी राइस, क्योंकि ये जो चावल है ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं जब आप इनको बनाते हैं, कुक करते हैं, तो इसलिए इनको स्टिकी राइस भी कहा जाता है। अब एक राइस यहां पे है आर्बोरियो राइस, ये होता है स्मॉल, छोटे छोटे चावल होते हैं, और ये इटालियन राइस होते हैं बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इटालियन राइस होते हैं। फिर होता है बोम्बा राइस, ये होते हैं लॉन्ग ग्रेन राइस या लंबे लंबे चावल होते हैं, और ये जो है वो स्पेनिश चावल होते हैं, स्पेनिश। और एक है पोनी राइस, ये हमारे इंडियन राइस है, ठीक है। ये मीडियम लेवल के राइस होते हैं, ना ज्यादा लंबे होते हैं ना ज्यादा छोटे, और इनका इस्तेमाल ज्यादातर इडली और डोसा बनाने में किया जाता है। तो 4 तरह के चावल आपने पढ़ लिए। जो चावल एक दूसरे से चिपक जाए वो बोरा राइस, जो कि असम में पाया जाता है। आर्बोरियो राइस इटली का राइस है, ये छोटा छोटा चावल के दाने होते हैं। जो लंबे लंबे चावल होते हैं बोम्बा राइस, वो स्पेनिश होते हैं। और जो मीडियम साइज के, ना बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत ज्यादा छोटे, तो वो अपने साउथ इंडिया में ज्यादा ये पाए जाते हैं, और इसलिए ये इंडियन राइस है, और इडली और डोसा बनाने का इडली और डोसा बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, select from the following the best period of the year for the people of Bihar to start a bee keeping। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे जो अच्छा मौसम होता है बच्चों, वो क्या होता है? कहीं भी अगर मधुमक्खी पालन करना है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, तो बिहार में अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो मौसम होता है उसमें ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, और वो मौसम मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट होता है। तो पहला ऑप्शन ही अपना आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी नहीं होती तो जो फूल है वो अच्छे से खिलते हैं,
और फूल से ही जो मधुमक्खी है वो क्या चुराती है? नेक्टर, जिससे वो शहद बनाती है। तो ये सबसे बेस्ट मौसम है मधुमक्खी पालन करने का बिहार के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्यूमिन। देखिए जीरा जो है, इसमें आपको सीधा मैं निशान लगा देता हूं, क्यूमिन होता है जीरा। जीरा छोटा होता है और उसकी खुशबू अच्छी होती है। सेफ्रॉन जो है वो येलो कलर का होता है, जो आपका केसर होता है मसाले वाला। मिर्च जो है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और जो क्लोव, जो लौंग है, लौंग बच्चों एक नेल, एक कील के जैसी होती है। लौंग आप सभी ने देखी होगी, कील के जैसी होती है। तो ये मैंने मैच कर दिया, ये जिसमें भी मैच करेगा वो देख लेना, शायद पहले का फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन में ये हमें दिख रहा है, ये आंसर हो। नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। जब हम प्रेशर बनाते हैं तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब आप गुब्बारे को दबाते हैं तो दब जाता है वो बड़ी आसानी से। एंड व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू गैस, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड इट्स गेट्स कंप्रेस्ड। यानी क्या होता है, जब भी हम गैस को दबाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, वो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो सिकुड़ जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो ये दोनों ही बातें ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। किसी गैस पे प्रेशर बनाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कंसिडर द मेन फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लांट। पौधे क्या करते हैं? बिल्कुल खाना बनाते हैं, खाना स्टोर करते हैं। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, to transport water and minerals from the roots to other parts of plant. The main function of stem, देखिए जो stem है यानी कि जो तना है, उसका खाना बनाने का कोई काम नहीं होता। बाकी वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और वो मिनरल्स वगैरह अदर पार्ट पे भेजता भी है। तो आंसर होगा बी एंड सी, क्योंकि जो किसी भी पेड़ का, पौधे का जो तना होता है, उसका खाना प्रोड्यूस और स्टोर करने का कोई काम नहीं होता। ये काम कौन करती है? लीफ। खाना बनाने का काम लीफ करती है, क्योंकि जो पत्ती है उसी पे फल आता है, तो पत्ती इस काम को करती है, ये बाकी दोनों काम करता है। नेक्स्ट, द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल किसके पास है? ओडिशा के पास। अगर आपने भारत का मानचित्र देखा है तो ये दोनों बिल्कुल नीचे हैं, अरेबियन सी के पास। कर्नाटका और केरला कहां है? अरेबियन सी के पास। तेलंगाना तो लैंड लॉक्ड है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी समुंदर नहीं है, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है तेलंगाना। तो ओडिशा जो है वो बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, या बंगाल की खाड़ी के किनारे पे है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जंगलों के बारे में। तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज में फॉरेस्ट का मतलब तोरंग होता है, ये बात ठीक है। द विलेज पंचायत इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड। ये बात बिल्कुल गलत है, पंचायत डिसाइड नहीं करती, फॉरेस्ट एक्ट डिसाइड करता है। द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 gives the right to people who have been living in the forest for at least 15 years। जी नहीं, ये 25 साल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। About 3/4 people in मिजोरम are linked to the forest, ये बात भी ठीक है। तो पहला और चौथा सही है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस चीज को जरूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसको आप लोग स्टडी करना और दो चार बातें आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया डेंसिटी का। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है 24, वॉल्यूम गिवन है 6, मास निकालना है 144 ग्राम। हमारा आंसर 1D ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स। सांप के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? वो अपना भोजन पूरा निगल लेते हैं, बिल्कुल, सांप निगल जाता है। सांप के दांत बहुत तेज होते हैं, बिल्कुल, तभी तो डंक मारता है और हम मर जाते हैं। जहरीले सांपों के दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने शिकार को चबा के जाते हैं, नहीं, सांप जो है वो चबाता नहीं है, वो सीधा निगल जाता है, या तो डंक मारता है या अपने जो शिकार है उसको निगल जाता है, सांप को चबाना नहीं आता है। तो ये बात सांप के बारे में गलत है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय। ब्रॉन्ज किससे बनता है? टिन और कॉपर से बनता है।
ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो कांसा है वो किससे बनता है, टिन और तांबे से बनता है। और इससे बहुत सारी धातुएं, बहुत सारे मेटल, बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। ब्रास का वेपन्स बनाने में, हथियार बनाने में, बर्तन बनाने में, बहुत चीजों में ब्रास का यूज होता है। नेक्स्ट, हाथी के बारे में कुछ बातें दी हैं। ए 3 month old बेबी, 3 महीने का जो छोटा हाथी है उसका वजन 100 किलो, जी नहीं, ये ईवीएस की किताब में दिया हुआ है, ये लगभग 200 किलो के आसपास होता है 3 महीने का जो हाथी है। एन एडल्ट एलिफेंट, जो बड़ा हाथी है वो 200 किलो के आसपास पत्तियां खा सकता है, ये भी गलत है, वो 300 किलो तक भी खा सकता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours, ये बात सही है। जो हाथी है वो 2 से 3 घंटा ही सोते हैं। और एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर, ये बात भी सही है, पानी और कीचड़ के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो सी और डी सही है, ए और बी गलत है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ, झूम फार्मिंग कहां पर होती है, तो झूम फार्मिंग बच्चों झारखंड में होती है, इसको आप ध्यान रखना। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, मिजोरम में होती है झूम फार्मिंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ 2, देखिए 2 बीमारी का सेट जो किससे होता है, मच्छर के काटने से। अब मच्छर का नाम आते ही एक बीमारी याद आनी चाहिए, क्या, डेंगू। तो डेंगू जिस ऑप्शन में है वो आंसर है और कहीं देखना ही नहीं है। चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। बाकी जो कॉलरा और टाइफॉइड है, ये दोनों की दोनों कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल है। और मलेरिया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मलेरिया जो है वो पैरासाइट से होता है। तो बाकी आंसर हमारा डेंगू और चिकनगुनिया होगा। कॉलरा और टाइफॉइड बैक्टीरियल है और बाकी कुछ डिजीज कैसी होती है, वायरल, जो वायरस से फैलती है। तो आप 3 चीजों के बारे में जरूर पढ़ लेना, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पैरासाइट से कौन सी बीमारी होती है और मच्छर के काटने से। और इसके अलावा भी एक आधी यानी कि डिजीज का जो चैप्टर है उसको आप जरूर पढ़ना, एक क्वेश्चन तो जरूर डिजीज से आता ही है। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मच्छर अक्सर हमें परेशान करते हैं, ये बात तो यूनिवर्सल है, भारत में मच्छर बहुत परेशान करते हैं, सब परेशान है इन मच्छरों से। अंधेरे में भी वो हमें ढूंढ, इवन इन द डार्क दे कैन फाइंड, अच्छा ढूंढ नहीं आएगा, इवन इन द डार्क दे कैन फाइंड। देखिए मच्छर हमें रात के अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, है ना। इस बात से आप भी जब से बचपन से परेशान है कि मच्छर हम कहीं भी सो जाएं वहां आके हमें ढूंढ ही लेता है। तो आज आपको उस बात का पता लगेगा कि ये मच्छर हमें ढूंढ के कैसे काट लेता है, चाहे हम कहीं भी जाके सो जाएं, लाइट बंद कर दें, कुछ भी कर ले हम, फिर भी मच्छर हमें काट जाता है। तो कैसे, क्या हमारी सांसों के कंपन से पहचानता है, नहीं। क्या सांस छोड़ने वाली हवा की गर्मी से पहचान लेता है, नहीं। क्या सांस छोड़ने वाली हवा से पहचान लेता है, नहीं। जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैरों, जो हमारे सोल हैं, जो हमारे फीट की तली है, उसकी स्मेल से और हमारी बॉडी की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। तो आज इस बात का आपको पता लग गया कि मच्छर जो हमें काटता है वो 2 कारण होते हैं। इसलिए आपको रात को, देखो हमारे बड़े बूढ़ों ने एक बात बोली है, हम मानते नहीं है क्योंकि हम लोग अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें एक चीज हमेशा कही है कि रात को सोने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो के सोना चाहिए। उसका कारण यही है, अगर हम फ्रेश हाथ, पैर, मुंह धो के सोएंगे तो मच्छर हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और ठंडे रहेंगे, हमारी बॉडी तो कम हीट पैदा करेगी। तो आज से आप रात को सोने से पहले भले ही नहाए ना, लेकिन अपने हाथ, पैर और मुंह ये जरूर धो के सोएं, तो मच्छर आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। मच्छरों का इलाज देखो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास आज से पता नहीं कितने साल पहले था। आप कितनी ही ऑल आउट और कुछ भी कर लीजिए, एक आध ढीठ मच्छर आके डंक मार के चला ही जाता है। तो इलाज यही है कि आप हाथ, पैर, मुंह धोकर सोएं, जिससे आपके शरीर में स्मेल ना आए, आपके पैरों से स्मेल ना आए और आपकी बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये ईवीएस के मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराए और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ईवीएस के क्वेश्चन अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो कोई भी टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इन 30 क्वेश्चंस पर गौर करेंगे और थोड़ी सी इनकी स्क्रूटनी करेंगे, खोज करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, तो आपको इन 30 क्वेश्चन में से 300 बातें सीखने को मिल सकती हैं। अब जो बच्चा इस 30 को 300 बना लेगा
वो क्वेश्चन कर लेगा पेपर में। जो ये सोच के बैठा है यही क्वेश्चन आएंगे, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो बच्चा अभी गलत फहमी में है। तो बच्चों ये जीके है, यहां बिल्कुल आप गलत फहमी में मत रहना। जो मैं पढ़ाऊं उसको 10 गुना करने की ताकत रखते हो, तभी आप ईवीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।